Now, in this video, we'll continue our discussion on word problems और next set of questions discuss करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? Half the perimeter of a rectangular garden. तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है. तो रेक्टेंगुलर गार्डन है एंड इन्फॉर्मेशन क्या है? whose length is 4. पहले तो है half the perimeter of the rectangular garden. whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. क्या इन्फॉर्मेशन है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स की हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ ऑफ का मतलब इनटू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसमें उसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ की, इज 36 मीटर. तो पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर किसके बराबर है? 36 मीटर्स के बराबर है. एंड दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो लेंथ जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल टू. तो मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है. तो लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, मोर मतलब ज्यादा, प्लस देन इट्स विड्थ, जो भी उसकी विड्थ है, ठीक है. तो हमें ना विड्थ पता है ना लेंथ पता है, तो हम क्या करें? अज्यूम कर लें. तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x meters and let the width of garden be y meters. ठीक है. तो अब यहाँ के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ, ठीक है. तो कितनी होगी पेरीमीटर? ट्वाइस x प्लस वाई. लेकिन पेरीमीटर का हमें क्या चाहिए? हाफ चाहिए. तो हम क्या करें? इंटू हाफ. हाफ ऑफ पी क्या है? हाफ इंटू 2x प्लस वाई. और ये किसके बराबर दिया है? 36. तो 2 से 2 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. चेक करिए, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. अब हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, xy निकालने के लिए. तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो लेंथ है, व्हाट इज लेंथ? लेंथ तो x है, इज 4 मोर देन द विड्थ. विड्थ क्या है? y. तो हम इसको y को लेफ्ट साइड ले आए तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब चेक करिए, दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन xy है, तो दो लीनियर इक्वेशंस मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया मेरे पास. तो क्या आ गया? x प्लस वाई इज 36 एंड x माइनस वाई इज 4. तो इसको तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिकली. इसमें तो सबसे बेस्ट मेथड क्या दिख रहा है? एलिमिनेशन, बिकॉज y का कोफिशिएंट सेम है और एक प्लस एक माइनस है. वी जस्ट हैव टू ऐड देम. ये ऐड करा तो क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 40 विच इम्प्लाइज x इज व्हाट? 20. अभी 20 हम किसी भी इक्वेशन में रख दें. तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 विच मीन्स y इज व्हाट? 36 माइनस 20, 60. तो x कितना आ गया? 20 मीटर्स. y कितना आ गया? 60 मीटर्स. तो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन क्या हो गए? लेंथ ऑफ गार्डन कितना आ गया? x था एंड विच इज 20 मीटर्स. एंड सिमिलरली द विड्थ ऑफ गार्डन क्या था? y था एंड दैट इज 60 मीटर्स. ठीक है. मेथड कौन सा लगना है डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला गया करने को. इफ नथिंग इज सेड इन द क्वेश्चन यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस, वेदर इट बी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question says the difference between two numbers is 26. अब difference मतलब अंतर. Difference का मतलब होता है mathematically difference means minus. Between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ठीक है. Times का मतलब होता है into. ठीक है. अब हमें numbers तो पता नहीं क्या है, तो हम assume कर लेते हैं. Let the numbers be x and y. ऑब्वियसली दोनों नंबर्स जो हमने लिए हैं उसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा भी होगा. तो अब हमें तो पता नहीं कौन सा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज ग्रेटर देन y. किसी को तो मानना ही था, अब y को ग्रेटर देन x ले लीजिए. तो x इज ग्रेटर देन y. अब उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26. तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा. तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
x माइनस वाई कितना दिया है, 26 दिया है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x माइनस वाई क्या हो गया, 26। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब ऑब्वियसली 3 गुना है मतलब बड़ा ही नंबर होगा छोटे का 3 गुना। तो क्या मतलब हुआ, x बड़ा नंबर था, हमने माना था x बड़ा, तो x इज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, x इज 3 टाइम्स मतलब इनटू द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्या था, y था। तो ये हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू 3y। दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, x इज इक्वल टू 3y एक हमारी इक्वेशन हो गई, और एक हो गई x माइनस वाई इज 26। तो यहाँ हमको क्या, किस मेथड से सबसे आसानी सॉल्व कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि x की जगह स्ट्रेट अवे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 3y। तो क्या लिख देंगे, 3y माइनस वाई इज 26, तो 2y इज 26, y कितना आ गया 13। तो y अगर 13 आ गया तो फिर x क्या आएगा, x इज 3 टाइम्स y, यानी 3 इंटू 13, तो क्या आ जाएगा 13। तो नंबर्स हमारे क्या हैं, द नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 39 माइनस 13 26 है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 13 इंटू 3 क्या आ रहा है, 39 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। The question says the larger of two supplementary angles exceeds the smaller angle by 18 degree. तो larger of two supplementary angles, supplementary angles क्या होते हैं, angles whose sum is what, 180 degree। ऐसे angles का हम उन angles को supplementary कहेंगे जिनका sum क्या होने लगे, 180 degree। तो ठीक है, हमें तो नहीं मालूम वो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, तो वो एंगल्स हम क्या मान लेते हैं, लेट द एंगल्स बी x एंड y। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री हैं तो क्या होना चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है। तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। The larger of the two supplementary angles, अब उसमें से एक बड़ा है एक छोटा, तो अब हमें तो पता नहीं, तो let us assume one of them as larger, तो let x is greater than y। ठीक है, तो the larger of the two supplementary angle exceeds, exceed का मतलब होता है ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी कभी हम इसे माइनस के तौर पे भी लेते हैं, क्यों, A एक्सीड्स B मतलब A B से ज्यादा है, मतलब A और B में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो A एक्सीड्स B मतलब द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, मतलब X और Y में अंतर क्या है, बिकॉज X इज ग्रेटर, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर क्या है, कितने का अंतर है दोनों में, 18 डिग्री। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द लार्जर एंगल क्या था, X एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे, द स्मॉलर एंगल हमारा क्या था, y, जो बड़ा एंगल है इज एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो इसको अगर हम वापस यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 ही होगा। तो जब भी एक्सीड लिखा हो तो क्या करिए, जो पहले वैल्यू है दैट माइनस द अदर वैल्यू और इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये हमारे लिए क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसमें भी हमको देखिए क्या दिख रहा है, सबसे आसान एलिमिनेशन ही दिख रहा है, बिकॉज कोफिशिएंट सेम है y के और साइन अपोजिट है, तो हम ऐड कर दे रहे हैं स्ट्रेट अवे। तो क्या हो जाएगा, 2x, y से y कैंसिल इज 198, x कितना आ गया 198/2 यानी 99। अगर x 99 आ गया तो फिर y क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू x की, 99 प्लस y इज 180, तो y इक्वल्स 180 माइनस 99, तो कितना आ गया 90, 10 में से 9 गया 1, यस 81। तो एक एंगल हमारा, एंगल्स हमारे क्या हो गए रादर, द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। देखिए दोनों का सम क्या हो रहा है 180,
और दोनों का डिफरेंस कितना है 18, मतलब एक एंगल दूसरे से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। ठीक है, दिस इज सेम एज बिफोर, ये तो हमारा सेम ही है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब क्या मतलब है, किसी टैक्सी सर्विस को अगर आप अवेल करते हैं तो उस शहर में क्या उसका रूल है कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब आप चाहे कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही, चाहे आप बैठ के उतर जाएं। और क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा कि जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं। जो आपका फेयर बनेगा, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया, फेयर मतलब किराया। टैक्सी फेयर में क्या क्या आएगा, एक तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा चाहे आप कितना चलें या ना चलें, प्लस और क्या देना पड़ेगा, चार्ज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। ठीक है, चार्ज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस को हम और क्या कह सकते हैं, चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का कितना वो चार्ज करेगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर 10 किलोमीटर वो चला तो उसको 105 रुपए देना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर का कितना चार्ज है, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स चार्ज क्या है, तो दोनों चीजें ही हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज भी ₹x, इतना तो उसको देना ही देना है, एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का चार्ज क्या है, लेट एस से वो y। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना फेयर बन रहा है उसका, 105 रुपए। 105 रुपए वो दे रहा है कब, जब उसे फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, वो तो x है, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और 10 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो इतना देगा। तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या देगा, 10 इंटू वाई, क्योंकि हर किलोमीटर का वो क्या चार्ज दे रहा है, वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना देगा, 10 वाई। तो चेक करिए, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि 15 किलोमीटर के 155 देगा, तो 155 वो फेयर दे रहा है, एक्स तो देना ही देना है उसको, तो फिक्स है, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्लस 15y, क्योंकि हर किलोमीटर का y देता है, तो 15 किलोमीटर का 15y देगा। दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना इज नॉट एन इशू फॉर अस, बिकॉज इसमें भी हम क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन ही लगा देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई हमें मेथड स्पेसिफाई करा जाए। तो माइनस कर दें, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो माइनस करना पड़ेगा। x से x कैंसिल, माइनस ऑफ 50 इज माइनस ऑफ 5y, तो माइनस से माइनस गया, देयरफॉर y क्या आ गया, 10। ये वैल्यू हम किसी में भी रख दें, तो 105 इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू 10, x इज 105 माइनस 100, तो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, ₹5, और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो क्या है, वो है ₹10। हर किलोमीटर के 10 रुपए देंगे और 5 रुपए तो हमको देने ही देने। फिर पूछा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ठीक है, 25 किलोमीटर का फेयर क्या होगा, फिक्स चार्ज कितना है, ₹5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना आ गया, ₹255, यानी he'll have to pay ₹255 to cover a distance of 25 kilometers where the fixed charge is ₹5 and the charge for per kilometer is ₹10. Let's move to the next question. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and secondly if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6. हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, we have to find the fraction. उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है अगर उसमें हम 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9 by 11। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है।
एंड सेकेंडली कहता है अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे फ्रैक्शन वाले? सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ऑब्वियसली y क्या होगा? y 0 नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर इसका क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा? x है और डिनोमिनेटर इसका क्या होगा? y। ठीक, अब इंफॉर्मेशन देखिए। अब फ्रैक्शन बिकम्स मतलब होता है इक्वल टू, हो गया 9/11 कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन गया? nr फॉर न्यूमरेटर, वो क्या कर दिया? x+2 हो गया, और dr फॉर डिनोमिनेटर वो क्या करा? y में 2 ऐड करा। तो अब ये करने से हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? x+2 अपॉन y+2, ये हमारा फ्रैक्शन बना, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9/11। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमेशा ध्यान रखेंगे जो सेकंड कंडीशन होती है कोई भी क्वेश्चन हो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, जो सेकंड कंडीशन होती है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। अब उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जैसे 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसमें 3 ऐड नहीं करेंगे, फिर से हमारे लिए नई कंडीशन हो गई, यहाँ से शुरू करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? x+3, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? y+3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? ये हमारा नया फ्रैक्शन बना था। ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये था, उसमें चेंजेस ये करे तो फिर नया फ्रैक्शन ये बना। अब हमने ये चेंजेस करें, 3 ऐड करा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? x+3 अपॉन y+3, और वो कह रहा है देन इट बिकम्स 5/6, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 5/6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है, तो अभी हमें इसको क्या करना रह गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा? 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो क्या लिख सकते हैं? 11x - 9y इज इक्वल टू 22 इधर आएगा -4। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 50। तो रीअरेंज करेंगे तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन ही लगा देते हैं क्योंकि कोई मेथड तो स्पेसिफाई कर नहीं रहे। ठीक है, तो क्या करें? इसको कर देते हैं 5 से और इसको कर देते हैं 9 से। तो क्या हो गया? 55x - 45y इज -20, और 9 × 6 = 54x - 45y इज इक्वल टू -27। अब कोफिशिएंट तो सेम कर दिए y के, साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, जिससे वो कैंसिल हो जाए। ये तो कैंसिल हो गया। 55x - 54x इज x, और 27 में से 20 गया 7, तो x तो हमारा 7 आ गया। नाउ वी कैन यूज दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड फाइंड द अदर वैल्यू। 11 × 7 - 9y इज इक्वल टू -4। तो 77 और 4 इधर लाया तो +4, और 9y लेफ्ट साइड ले, राइट साइड ले गए, तो दिस इज 81 इज इक्वल टू 9y। तो y कितना हो गया? 81/9 विच इज 9। तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या था? हमारा फ्रैक्शन x/y था, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी? इनिशियली हमारा फ्रैक्शन क्या था? 7/9। अच्छा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में आपने क्या किया था? अपने फ्रैक्शन में +2 किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो देखिए क्या होगा? 7 + 2 9 एंड 9 + 2 11। देखिए आ रहा है। सेकेंड केस में आपने क्या किया था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया था। चेक करिए, 7 + 3 10 एंड 9 + 3 12। 10/12 को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? 5/6। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, नाउ ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो 5 years हेंस, देखिए एज वाले क्वेश्चंस को का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते। एज वाले क्वेश्चंस में स्टेप 1, आइडेंटिफाई हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल इन द क्वेश्चन। कितने लोग इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में, पहली चीज। सेकंड,
always start with their present age. Always start with their present age. उनकी present age से start कीजिए. थर्ड, अगर वर्ड hence लिखा है या after लिखा है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है और ये अगो लिखा हो. तो अगर प्रेजेंट से अगो लिखा हो तो एज माइनस कीजिए, और हेंस या आफ्टर लिखा है तो एज ऐड कीजिए. ये थर्ड. तो हमेशा जितने लोग हैं उनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए. अगर हेंस लिखा है तो उन सब की एज ऐड कर दीजिए वो टाइम, और अगो लिखा है तो उनकी एजेस में वो टाइम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, इतना तो हमेशा हम लोग को करना है एज वाले क्वेश्चन पर. तो अब इधर इस क्वेश्चन को देखिए. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हैं, जैकब और सन. अब क्या पूछ रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, एंड 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. ठीक है, तो अब हमें प्रेजेंट एजेस तो पता नहीं दोनों की, तो हम प्रेजेंट एज दोनों की मानेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be X years and let the present age of son be 5 years. ठीक है, अब पहली सिचुएशन क्या है, 5 years hence, 5 साल बाद. 5 years hence, ऑब्वियसली 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी. ऐसा तो है नहीं खाली जैकब की बढ़ेगी या सन की बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी. तो जैकब्स एज क्या हो जाएगी, x + 5 years, और सन से एज क्या हो जाएगी, y + 5 years. ठीक है, अब उस वक्त उनके एजेस में क्या रिलेशन है, जैकब विल बी का मतलब होता है इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है इनटू. तो जैकब की एज कितनी थी, x + 5 थी 5 साल बाद. विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब इनटू दैट ऑफ हिज सन. सन की एज क्या थी, y + 5. इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लें. x + 5 = 3y + 15. तो रीअरेंज करेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए. x - 3y will be 15 - 5 which is 10. देखिए क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया. अब नाउ 5 years ago, अब देखिए यहाँ गलती स्टूडेंट्स करते हैं. अब ये जो सेकंड कंडीशन है दैट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम वेयर, द ओरिजिनल केस. वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि x + 5 में 5 years ago करेंगे तो फिर तो वहीं आ गए, प्रेजेंट पे आ गए. नहीं, जो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमेशा होगी हर क्वेश्चन में, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल केस. तो 5 years ago मतलब आज के दिन उनकी जो एज x और y थी इससे 5 साल पहले. तो जैकब्स एज क्या होगी, 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, x - 5 years, 5 साल कम होगी. और सन से एज क्या होगी, y - 5 years. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक की एज कम करते हैं, दूसरे की करना ही भूल जाते हैं. ये गलत हो जाएगा. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, जैकब्स एज वॉज का मतलब इक्वल टू. तो जैकब की एज क्या थी, x - 5, वॉज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स हिज सन. बेटे की उम्र का 7 गुना था. 7 टाइम्स बेटे की उम्र क्या थी, y - 5. इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें. x - 5 is 7y - 35 which implies x - 7y. इसको इधर ले गए और ये इधर ले आए, तो इक्वल्स टू -35 + 5 is -30. दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब इनको डील करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है. तो लेट्स से इसको हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन से इस बार कर लें. तो ये क्या होगा, x को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो 10 + 3y, ये हम इधर ले गए. अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो x की जगह क्या रख दिया, 10 + 3y - 7y = -30. तो ये क्या हो गया, 10 + 30, और ये क्या हो गया, -4y, वो इधर आ गया. तो 4y क्या हो गया, 40, विच इम्प्लाइज y कितना हो गया, 10 हो गया. अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ओरिजिनल में. तो क्या हो गया, x = 10 + 3 × 10, 30 + 10 40. तो x क्या आ गया 40 और y क्या आ गया 10. मतलब x क्या था हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब. तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या आ गई, 40 years.
और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ गई 10 ईयर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ का, तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती थी, फ्रैक्शन भी आ सकती थी, नेगेटिव भी आ सकती थी। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है, ये एज का है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाइए आपसे गलती हो गई है। या फिर फ्रैक्शन आ जाए, हालांकि फ्रैक्शन आंसर आ सकता है बट अवॉइड करिए, आएगा नहीं। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो 100% गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन भी जनरली नहीं आता है। अगर ये नॉर्मल सवाल होता है, सिंपली सॉल्व करने को एक्स वाई दिया जाता तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आती है, एक्सेप्टेबल होती। पर जो वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या वैल्यूज हमारा वेरिएबल ले सकता है। ठीक है,